आपके सवालों से शुरुआत करते हैं हमारे शो की। और तमाम दर्शक जो हमें इस वक्त लाइव भी देख रहे हैं अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत उस्तगी जुड़ गए हैं। हेमंत जी, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और आज धड़ाधड़ सवालों के जवाब देंगे दर्शकों को, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। मेरे ख्याल से रवि हमारे जो दर्शक हैं उनका सवाल लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं वो। रवि नमस्कार, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आप बोल रहे हैं। यस मैम। बताइए, आपने अपनी जो डिटेल्स हमें दे रखी है उसके मुताबिक आपने कोटक के इमर्जिंग इक्विटी और इसमें आप जैन 2018 से इन्वेस्ट कर रहे हैं। निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप आपके पास है, इसमें आप फेब 2019 से इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्सिस का स्मॉल कैप 2020 से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी 2020 से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। मिरर एसेट का लार्ज कैप भी आपके पास पोर्टफोलियो में है। और आपको एक फ्लेक्सी कैप चाहिए और आप पूछना चाहते हैं कि क्या मिरर एसेट के लार्ज कैप फंड में आपको स्विच कर जाना चाहिए। आपके सवाल का जवाब देंगे और मुझे ये भी जानना है कि इस पोर्टफोलियो में आप कब तक रुकना चाहते हैं और फ्लेक्सी कैप में शिफ्ट होने की कोई खास वजह जो आपको महसूस हुई। हाँ, फ्लेक्सी कैप में स्विच करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अभी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट फ्लेक्सी कैप में भी अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। हाँ। तो और जैसे मेरे पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है और एक फोकस इक्विटी है, तो एक फ्लेक्सी कैप भी होना जरूरी है। ओके, मैं ठीक है। आपके पास लार्ज कैप भी ऑलरेडी है, एक निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप है, उसके बावजूद आपको एक और लार्ज कैप। फ्लेक्सी कैप में जैसे मैं एक फंड है पराग पर, एक फ्लेक्सी कैप फंड, उसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। हाँ। तो जैसे एप्पल हो गया और समथिंग माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो मेरा उसमें भी इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में कोई इंटरनेशनल फंड नहीं है। हाँ। एक मैसेज फंड में देख रहा था, कोटक का नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, हाँ, बट तो मैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और मैं भी इंडियन मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। बिल्कुल। बट वो एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट करना सोचा था। बिल्कुल और सही। मैंने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर भी दिया, अभी 2 दिन पहले भी मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। किसमें? अभी एक लमसम किसमें? पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड। आपके पास पीपी फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी है, लमसम आपने कर दिया है 2 लाख। हाँ, अभी 2 दिन पहले, नहीं 2 लाख नहीं। हाँ। अभी लमसम इन्वेस्टमेंट किया है एसआईपी स्टार्ट करने के लिए, बट उनकी पॉलिसी है कि लमसम करना होता है फिर एसआईपी स्टार्ट करते हैं, तो वही प्रोसीजर मैंने फॉलो किया है। वैसे उनकी वेबसाइट पर जाके मैंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है। जो ये मेरे इन्वेस्टमेंट है ये सब डायरेक्ट है। ठीक है, तो मेरे एसेट का लार्ज कैप क्यों आपको चाहिए? नहीं, मेरा एसेट का लार्ज कैप नहीं चाहिए मुझे ये पूछना है कि मुझे इसमें स्विच कर जाना चाहिए या बने रहना होगा। निप्पॉन इंडिया लार्ज और कैप मेरा इज प्रीटी क्वेश्चन ये गुड। भी है कि स्विच करने से मुझे इसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा समथिंग, या उससे मुझे लॉस होगा या मुझे इसमें बने रहना चाहिए। ठीक है। और एक मेरा सेकंड क्वेश्चन और भी था, जैसे इन फ्यूचर कोई फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है सही, तो हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए? उस फंड में बने रहना चाहिए या किसी और फंड में, उसी एएमसी के दूसरे फंड में स्विच करना चाहिए? चलिए, या रिडीम करके फंड को फिर दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ठीक है, चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, सभी एक एक करके इनको एड्रेस करते हैं। तो हेमंत सर, इन्होंने ऑलरेडी पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में अब जो है अपनी अर्जी डाल दी है और उसमें इनकी एसआईपी अब शुरू भी हो जाएगी। क्या इसके अलावा आपको लगता है कि इनको कोई और फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो में डालना चाहिए, उसकी ज़रूरत है? हाँ, नहीं कविता, देखिए अगर हम इनके पोर्टफोलियो को एनालाइज करें, जैसा उन्होंने कहा भी है रवि ने, कि यहाँ पे इनके पास एक मिड कैप फंड है, एक लार्ज कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है और एक फोकस फंड है। और अभी इन्होंने पराग पर एक फ्लेक्सी कैप लिया है। तो जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो फंड इनके पोर्टफोलियो में नहीं था, वो उन्होंने ऑलरेडी इसको इंक्लूड कर दिया है। बट अगर हम इनके पोर्टफोलियो को एनालाइज करें, मेरे पे मैं थोड़ा बाद में आता हूँ। एक लार्ज कैप फंड है इनके पास, निप्पॉन लार्ज कैप फंड, और दूसरा जो एसबीआई फोकस फंड है, वो हालांकि कंसंट्रेटेड बेट लेता है, लेकिन वहां पे भी अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में है। तो इनके पास ऑलरेडी 2 फंड्स हैं जहां पे काफी सारा, मतलब ऑफ कोर्स लार्ज कैप तो पूरा लार्ज कैप है ही वहां पे, बट एसबीआई फोकस में भी अच्छा खासा एक्सपोजर जो है वो लार्ज कैप में था। अब क्योंकि इन्होंने पराग पर एक फ्लेक्सी कैप भी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया है, तो वहां भी सिग्निफिकेंट एलोकेशन जो है वो इंडियन मार्केट्स का जो है वो लार्ज कैप पे है। और जैसा उन्होंने बिल्कुल सही कहा, कुछ एलोकेशन जो है वो यूएस मार्केट्स के ऊपर है, तो मे भी 15-16%। तो इनका पोर्टफोलियो का छोटा सा हिस्सा अगर मैं ओवरऑल देखूं तो उसमें उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा।
मेरा ये मानना है कि पहली बात अगर मैं ये कहूँ कि फ्लेक्सी कैप की जरूरत थी कि नहीं, मेरा ये मानना है क्योंकि दो फंड के अंदर प्रीडोमिनेटली पैसा लार्ज कैप में था और इनको अगर चाहिए भी था कि थोड़ा लार्ज कैप में बना रहे और एलोकेशन, तो जो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हैं, मुझे लगता है वो काफी अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे 35% एलोकेशन दोनों लार्ज कैप और मिड कैप में होता है, और बाकी जो 30% है वो फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन पे होता है। जब हम लार्ज और मिड की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की टॉप 250 कंपनीज में आपका एक्सपोजर, और तो मुझे लगता है कि वो एक इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोनों, कि वहां पे अगर थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर हो तो अच्छा है। बट पारंपरिक भी अच्छा फंड है डेफिनेटली, हमने कई बार इसके बारे में शो में बात की है और कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वो आई थिंक एलोकेशन ठीक है, बट मुझे लगता है कि लार्ज कैप अगर मैं ओवरऑल देखूं तो थोड़ा मुझे कहीं बायस लगता है। मिरई का जो उन्होंने फंड जहां पे एसआईपी बंद की है, ऑब्वियसली इसलिए बंद की है क्योंकि वो शायद उसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। मेरा ये मानना है कि जब आपने एक फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट इसलिए बंद किया क्योंकि आप उसकी परफॉर्मेंस से अगर खुश नहीं है, और आपने दूसरा फंड लिया निप्पॉन लार्ज कैप, जो मुझे लगता है काफी बेहतरीन फंड है अपनी कैटेगरी का, तो फिर मिरई में बने रहने का मतलब नहीं है। ये बात सही है जैसा उन्होंने पूछा कि कैपिटल गेन टैक्स लगेगा एक बार, बट वो कभी ना कभी आपको कैपिटल गेन टैक्स देना ही है। और वैसे भी 1 लाख रुपए तक कैपिटल गेन जो है आपका वो टैक्स फ्री रहता है। तो अगर आपका ये गेन ऑब्वियसली उसके अंदर है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। तो मेरा ये मानना है कि बजाय इसके कि हम दो लार्ज कैप फंड रखें, एक ही अच्छा फंड रखें, और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप जैसा मैंने पहले भी कहा काफी अच्छा एक क्वालिटी फंड है, तो मेरा का जो पैसा है वो निकाल के लार्ज कैप में लगा दीजिए, तो मुझे लगता है वो इनके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर है। रवि मेरे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं। रवि, आपको पोर्टफोलियो थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की भी सलाह दी जा रही है। क्या और कुछ पूछना चाहते हैं आप? और अच्छा, मेरा 2 क्वेश्चन और था। ये मुझे एसबीआई फोकस्ड इक्विटी में एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए या मैं इसको लार्ज कैप में स्विच कर जाऊं? हेमंत सर, जैसे ये सर ने बताया जस्ट कि इनका इन्वेस्टमेंट जस्ट का तस रह सकता है ना एसबीआई फोकस में? नहीं, आई थिंक वो कंटिन्यू कर सकते हैं कंटिन्यू कर एसआईपी, अगर सकते वहां हैं, पे है तो ठीक। अच्छा फंड है वो। या बट मैंने सिर्फ ये कहा था कि एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे भी थोड़ा बायस जो है लार्ज कैप। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद अपना सवाल पूछने के लिए रवि। आगे बढ़ते हैं और वैभव का मैं सवाल लूंगी। हमारे साथ क्या फोन लाइन पे पहुंच गए हैं वैभव? जी, यस मैम। हाय सर वैभव जी। हेलो जी मैम, मेरा क्वेश्चन था कि मेरे पास 2 महीने पहले मैंने 2 लाख डाले लमसम में, जो कॉर्न का मिड कैप फंड है उसमें, और सेकंड मैंने 70,000 डाले थे लमसम, जो सनलाइफ आदित्य बिरला का पीएसयू फंड था थीमेटिक, उसमें 2 महीने पहले डाले। तो क्या मुझे उसमें कुछ चेंज करना चाहिए? और सेकंड क्वेश्चन था कि मेरे पास अभी 3 लाख है जो मैं एसआईपी में लमसम में डालना चाहता हूँ, तो कौन सा फंड मुझे प्रिफर करना चाहिए? ओके। आपने एक लमसम 2 लाख डाला है क्वांट के मिड कैप में। एक आपने कितना है उसका अमाउंट एबीएसएल का? 70,000 था, जो आदित्य बिरला पीएसयू फंड है थीमेटिक फंड, उसमें डाला है। आपको किसने रेकमेंड किया ये फंड? मैम मैंने खुद की रिसर्च से डाला था। ओके ओके। और अभी 2 से 3 लाख रुपए भी आपको डालने हैं लमसम? जी हाँ। और ये कितने साल के लिए डालेंगे सर? 1 ईयर का टेन्योर है वो। एक ही साल के लिए डालने हैं? जी हाँ। ठीक है। चलिए हेमंत सर, यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी आती हुई, इन्हें 1 साल के लिए ही 2 से 3 लाख रुपए डालने हैं लमसम। तो बताइएगा किस फिक्स इनकम विकल्प आप इनको रेकमेंड करेंगे? देखिए कविता, अगर हम इनकी बात करें, जो इनको 3 लाख रुपए अभी लगाने हैं, और जैसा इन्होंने कहा कि एक ही साल का समय है, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट कितना भी अच्छा कर रहा हो, कितने भी आप बुलिश हो स्टॉक मार्केट के ऊपर, 1 साल के लिए आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर 1 साल के बाद पैसा आपको किसी इंपॉर्टेंट पर्पज के लिए चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस समय अगर बड़ी गिरावट हो तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। तो डेफिनेटली इक्विटी ओरिएंटेड फंड या कोई भी इक्विटी ओरिएंटेड, चाहे वो हाइब्रिड हो या इक्विटी हो, उसमें तो डेफिनेटली आपको नहीं कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पे या तो आप लिक्विड फंड देख सकते हैं या तो फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म देख सकते हैं। अगर ये हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है तो मे बी आर्बिट्राज फंड देख सकते हैं, जो मुझे लगता है काफी अच्छी ऑप्शन है, जहाँ पे फंड मैनेजर जो है वो ओपन पोजीशन नहीं लेते हैं इक्विटी मार्केट में, लेकिन कैश और फ्यूचर मार्केट का जो आर्बिट्राज है उससे आपके लिए रिटर्न देते हैं। तो ये, लेकिन वहां पे अच्छा ये है कि अगर 1 साल के बाद पैसा निकालेंगे तो जो टैक्सेशन है वो इक्विटी का है, तो वो 10% है। तो अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट्स में है तो आपको जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो बेहतर मिलेगी, और उसके रिटर्न भी अच्छे हैं अभी। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। तो 1 साल के लिए जैसा मैंने कहा, या तो लिक्विड फंड या तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या फिर आर्बिट्राज फंड।
एग्जिस्टिंग जो उन्होंने 2 इन्वेस्टमेंट किए हैं, मुझे नहीं मालूम उनका टाइम होराइजन कितना है। एक क्वांट मिड कैप है और एक एबीएसएल का पीएसयू इक्विटी फंड है। स्पेशली अगर मैं कहूँ एबीएसएल का पीएसयू इक्विटी फंड, तो वो जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक थीमेटिक फंड है। काफी अच्छा किया है पीएसयू स्टॉक्स ने, नो डाउट अबाउट इट। बट आप फंड अपने इन्वेस्टिंग करियर की शुरुआत में जब ऐसा इन्वेस्ट करते हैं और उसमें काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा उनको उस चीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा ये मानना है हमेशा कि आप ऐसे फंड से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत मत कीजिए, क्योंकि आप जब तक इक्विटी से फेमिलियर नहीं होते हैं, वो नहीं समझते कि इक्विटी कैसा बिहेव करता है, डिफरेंट सेगमेंट्स में आप पोर्टफोलियो नहीं बनाते हैं, तो सीधे सीधे इतने अग्रेसिव फंड में मत जाइए। बट बहरहाल उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया वहां पे, थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखें, बट 1 साल के लिए डेफिनेटली इक्विटी नहीं। 1 साल के लिए काफ़ी रिस्क हो सकता है। वैभव, आपको इक्विटी से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा और कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं आप हेमंत सर को? जी हाँ मैम, जो कॉन्ट फंड है उसको कंटिन्यू करना चाहिए क्या, कि उसको कुछ चेंज करने चाहिए? ये आपने कब इन्वेस्ट किया है? जी हाँ मैम, 2 महीने पहले मैंने इन्वेस्ट किया था उसमें। आप ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये किस पर्पस के लिए है और कितने समय के लिए है? मैम वो लॉन्ग टर्म के लिए 5 to 6 ईयर्स। ये वाला भी और पीएसयू थीमेटिक जो आपने इन्वेस्ट किया है, राइट, वो भी yes, ma'am. 5 से 6 हाँ। साल के लिए? जी हाँ। चलिए, डिटेल्स आपने इसकी हमें दी नहीं थी वैसे, लेकिन हेमंत सर, अब 5 से 6 साल के लिए क्वांट मिड कैप और एबीएसएल पीएसयू बताइए। आई थिंक मिड कैप फंड है, पॉइंट का डेफिनेटली बने रह सकते हैं। अगर इनका सवाल इसलिए है क्योंकि जो रिसेंट जो न्यूज थी उसके बारे में है, तो अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है कविता वहां पे। एक बार जो न्यूज आया उसके बाद अभी तक रेगुलेटर से पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो जब तक वो डिटेल नहीं आया, तो मुझे लगता है तब तक तो आप बने रहिए, अच्छा फंड है वो। डिटेल आए तो उसके बाद में भी डिसीजन ले सकते हैं, अगर कुछ लगे कि ऐसा कुछ हुआ है कि जहाँ पे हमें एक्ट करने की जरूरत है। बट एज ऑफ नाउ कुछ क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, किस लेवल पे हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर उस लिए कंसर्न है, तो फिलहाल इमीडिएटली कुछ एक्ट मत कीजिए, बने रहिए। एबीएसएल पीएसयू इक्विटी, हालांकि इन्होंने कहा है कि 5 साल का समय है। मैंने पहले भी कहा कि वो स्टॉक्स अच्छे किए हैं, अभी भी अच्छे कर रहे हैं, शायद आगे भी करेंगे, लेकिन वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। अगर आप उससे कंफर्टेबल हैं और उस पर अगर थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, तो बने रहिए। कि क्योंकि यूजुअली क्या होता है, कई बार जब थीमेटिक फंड में जाते हैं तो थीम उतना लंबा चलता नहीं, बट आई थिंक पीएसयू इक्विटी के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये थीम लंबा चलेगा। बट अगेन समय समय पे ऐसे ऐसे फेजेस आएंगे जहाँ पे आपको ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो उससे अगर आप कंफर्ट है, उसके ऊपर ध्यान रखिए, तो आप बने रह सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और रविंद्र भाटिया का सवाल लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं कानपुर से। नमस्कार रविंद्र। नमस्ते मैम। रविंद्र, आपने जो पोर्टफोलियो भेजा है उसमें एक्सिस का ELSS है, एक्सिस का ब्लू चिप भी है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप भी है, SBI फोकस्ड इक्विटी भी है, मिरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप भी है आपके पास, और आपको अपनी SIP बढ़ानी भी है, और 2 CR आपको कलेक्ट करना है। कितने अच्छा रिटायरमेंट तक के लिए 2036 तक आपको चाहिए 2 करोड़, राइट? जी मैम। परफेक्ट। ये पोर्टफोलियो आपका रिटायरमेंट पोर्टफोलियो होगा, तो फिर इसमें से आपको हर महीना भी कुछ राशि चाहिए क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए, रिटायरमेंट के बाद चाहिए। ओके, ठीक है। हेमंत सर, इनको 20,000 की और एडिशनल SIP भी करनी है, और कुल मिला के 2 CR का इनका लक्ष्य है 2036 तक। इनका जो टाइम होराइजन है, उन्होंने कहा कि 2036 में इनको पैसा चाहिए, तो करीब करीब 12 साल कह सकते हैं इनके पास। तो मुझे लगता है कि क्योंकि उन्होंने कहा था कि 10 साल का समय है उनके पास करीब, तो जो अपना टारगेट है इनका 2 करोड़ तक पहुंचने के लिए, उनको करीब करीब 35,000 की SIP करनी होगी। अभी जो इनकी SIP है वो 10,000 की है, और शायद ये 20,000 से बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के जो है 30,000 की इनकी SIP होगी अभी। जैसा मैंने कहा कि वहां पे शॉर्टफॉल है 5,000 का। इनको कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके वो अमाउंट को भी ऐड करें, ताकि उस इन्वेस्टमेंट को भी समय मिले कि वो प्रॉपरली पावर कंपाउंडिंग का बेनिफिट करके इनके टारगेट तक पहुंच सके। अगर हम इनके पोर्टफोलियो को एनालाइज करें, तो कुछ 2 फंड मुझे लगता है इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में जो बने रह सकते हैं, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, SBI फोकस। अब क्योंकि 10,000 से इन्वेस्टमेंट अमाउंट 30,000 बढ़ना है, तो ऑब्वियसली थोड़ी रीएलोकेशन करनी होगी, और हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर फंड अच्छे हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो उसी में आप अपनी अमाउंट की बढ़ाइए इन्वेस्टमेंट की। तो इन दोनों में मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि 7,000 इन्वेस्ट करें।
फिर इनके पास एक एक्सिस का टैक्स सेविंग फंड है, ELSS फंड है। वहां पे उससे बेहतर मुझे लगता है और भी फंड्स हैं, जैसे कोटक इक्विटी सेवर हो सकता है, टैक्स सेवर हो सकता है, या फिर बंधन टैक्स सेवर हो सकता है। तो उनमें से एक फंड आप ले लीजिए यहाँ पे। और बाकी जो पैसा है वो दो फंड, एक मल्टी कैप फंड, मुझे लगता है किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक मल्टी कैप फंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से मिनिमम 25% एलोकेशन तीनों सेगमेंट में फंड मैनेजर को बना के रखना पड़ता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप फंड में इन्वेस्ट करने के बावजूद आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका एलोकेशन डिफरेंट सेगमेंट में कितना हो। तो वहां पे ये कोटक मल्टी कैप को देख सकते हैं जिसमें 7,000 इन्वेस्टमेंट करें। और जैसे मैंने पहले भी शो में कहा, मुझे लगता है एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। यहाँ पे भी मिनिमम 35% जो है वो लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट होता है, और बाकी जो है फंड मैनेजर की डिस्कशन है, तो वहां पे HDFC लार्ज एंड मिड कैप 6,000। तो इस तरीके से इनकी कुल मिला के जो 30,000 की इन्वेस्टमेंट होगी, 5,000 जब भी वो इन्वेस्ट करना चाहे तो प्रोपोर्शनेटली इन्हीं फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अब इनके पास एक लार्ज एंड मिड कैप भी है, इनके पास मल्टी कैप भी है, इनके पास एक फ्लेक्सी कैप और एक फोकस फंड है और एक ELSS भी। ऑलराइट, कोई और सवाल आपको पूछना है? थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। फिरोज आलम जी मेरे साथ फोन लाइन पर है, नमस्कार। आपको मेरी फिरोज बोल आवाज रहा आ रही है? मैडम, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। जी पूछिए। मैडम मैंने कुछ अपने सवाल भेजे थे, उसमें मतलब फंड भेजे थे, उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा था मैं। तो वो जो फंड है वो मतलब मुझे मतलब रिकमेंड कीजिए, वो ठीक है या ये अपने हिसाब आपको से इन फिर फंड्स की बताया। रिकमेंडेशन किसने दी है, आप बता पाएंगे? आप ही के चैनल के थ्रू मैंने उसे मतलब सेलेक्ट किया मैडम। अच्छा, जो दूसरों को रिकमेंडेशन दी गई उसमें से आपने अपने लिए ये फंड्स सही समझे? हाँ हाँ हाँ। ओके। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा, ABSL का PSU इक्विटी और ICICI प्रू का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये हैं जो आपने अपने लिए चुने हुए हैं। और 20 साल का आपका समय है इनको देने का। 1 CR रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए 10 और 15 साल के बाद आपको लगेंगे 15-15 लाख रुपए। और निपॉन इंडिया इसमें मल्टी से कैप आपके पास ऑलरेडी है, इसमें आप 1000 रुपए की SIP कर रहे हैं ना? निपॉन इंडिया और उसमें SBI कॉन्ट्रा, ये दो मेरे पास हैं। SBI कॉन्ट्रा में कितना कर रहे हैं? दोनों में 1-1 है, 1,000 का। तो अभी कुल मिला के आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी होगी? अभी रिसेंट ही मैंने उसे स्टार्ट किया, अभी 1-2 महीना ही हो रहा है। जी, तो अभी जो आपको इन्वेस्टमेंट प्लान हम देने वाले हैं उसके लिए आप कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे हर महीना? लगभग 6 से 7। ठीक है, 6 से 7 ओवर एंड अबव जो 2000 ऑलरेडी चल रहा है ना? जी जी उसके ऊपर, चलिए ठीक है। जी जी। ओके। पहले हेमंत मेरे सर, 2 और चल रहे थे, 2 फंड और चल रहे थे, उनको मैंने बंद कर दिया है। जो 2 चल रहे थे 2000 के, वो बंद कर दिए हैं? हाँ वो बंद कर दिया, वो काफी पहले से चल रहे थे मैडम, वो लगभग निपॉन इंडिया 2013-14 मल्टी से कैप चल की रहे। बात कर रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, मैं वो SBI ब्लू चिप फंड एक चल रहा था और एक ICICI का कोई और चल रहा था। तो ये 2 पैसे फंड निकाल चल लिए रहे थे। उसमें से? हाँ उसको निकाल लीजिए। हाँ फिर तो ठीक है, चलिए ठीक है। ओके। हेमंत सर, यहाँ पर रिटायरमेंट का गोल 1 CR 20 साल के बाद, और 10 से 15 साल में इनको चाहिए 15-15 लाख रुपए बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। हाँ जी कविता, देखते हैं पहले इनके गोल्स के लिए इनको कितना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। एक गोल इन्होंने जैसा कहा कि वो रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस क्रिएट करना है 1 करोड़ का। उसके लिए करीब करीब उन्होंने कहा कि 20 साल का उनके पास समय है। तो अगर हम 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चले तो करीब 10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए। बच्चे की एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा कि 10 से 15 साल का समय उनके पास, तो मैं 10 साल का अगर समय लेके चलता हूं तो वहां पे जो रिक्वायर्ड कॉर्पस है वो 15 lakhs का है। तो उधर SIP जो होगी, फिर से अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले तो करीब 7,000 की SIP करनी होगी। कुल मिला के 17,000 की SIP करनी है। उन्होंने कहा 2,000 की वो ऑलरेडी कर रहे हैं 2 फंड्स में, और शायद 7,000 से बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि वहां पे गैप है, 8,000 की एडिशनल SIP इनको करनी होगी। जितना जल्दी हो सके उस अमाउंट को बढ़ाइए, क्योंकि ताकि आपके पैसे को समय मिले वो ग्रो करके पावर कंपाउंडिंग से
आपके टारगेट को अचीव करने में मदद करे। तो ये दोनों के दोनों जो फंड जो इनके पास है वो दोनों अच्छे फंड्स हैं, वो बने रह सकते हैं उसके अंदर। लेकिन अगर हम एलोकेशन की बात करते हैं, जैसे पहले हम लेते हैं इनके रिटायरमेंट का जो पोर्टफोलियो है, जिसमें उनको 10,000 इन्वेस्ट करनी है, तो एसबीआई कॉन्ट्रा को वहां ले सकते हैं, उसमें आप 3,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आप 1,000 कर रहे हैं, उसको 2,000 से आप बढ़ा दीजिए। उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ले लीजिए आप 3,000, और एक जो है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जहाँ पे 4,000 इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो इस तरीके से आपका जो रिटायरमेंट का जो पोर्टफोलियो बनेगा वो बनेगा। और उसके बाद अगर हम चाइल्ड एजुकेशन की बात करें तो निपॉन मल्टी कैप में 4,000 और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड में 3,000। तो इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाइए। ऑफ कोर्स जैसा मैंने पहले कहा कि इनके पास उतना पैसा अभी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसमें आपको देरी नहीं करनी है। जितना भी पैसा उससे शुरुआत कर दीजिए, कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, ताकि जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसको आप इन्वेस्ट कर सकें। चलिए, आपको ये बदलाव जो सुझाए जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। लेकिन इस बीच हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के उस पार आपके सवालों के जवाब हम दे रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा, और साथ ही आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। मेरे साथ हेमंत स्तुकी जुड़े हुए हैं, जो लाइव आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर रहे हैं। शहबाज अंसारी दर्शक हमारे फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। जी सर, आपने अपना सवाल हमें भेजा है। आपके पास कौन? शहबाज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताएं। जी, कौन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है आपके पास, और इनमें आपकी एसआईपीज चल रही हैं। 15 साल तक करना चाहते हैं। 1 CR का आपका गोल है। और स्मॉल कैप फंड है क्वांट का, उसको लेकर आप थोड़े से चिंतित हैं, और इसीलिए आपको इस फंड में फ़िलहाल क्या रणनीति बनानी चाहिए, इसको लेकर सलाह चाहिए। क्या और कुछ आपको ऐड करना है? मैम मैंने इधर स्टार्ट भी किया था, इधर निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड मैंने स्टार्ट किया है 2,000 का इधर। ओके। तो इधर ही अप्लाई किया है। जब ये क्वांट का आया था उसके बाद मैंने सोचा इसमें भी एक बार अप्लाई कर देता हूँ, उसमें भी मैंने चालू कर दिया। अब मुझे ये दोनों में डिफरेंस जानना है कि ये दोनों सही है या फिर, और या कोई एक को रखूँ या किसी एक को हटा दूँ। हटाना तो किससे हटाऊँ? ठीक है, तो आपके पास 2 स्मॉल कैप हैं और एक मिड कैप है। हाँ जी, मिड कैप है। और मुझे मैम मतलब 8,000 का एसआईपी करना है टोटल। ठीक है, तो आपकी 4,000 रुपये स्मॉल कैप में चल रही है क्वांट की, 3,000 रुपये आपकी चल रही है उसमें मिड कैप में, और 2,000 आपने डाल रखा है ऑलरेडी, और 2,000 का मैंने भी स्टार्ट किया न्यू। हाँ, तो ये तो 9,000 तो ऑलरेडी हो गए ना आपके? 9,000 हो गया टोटल। मुझे मैम लगभग 10,000 के आसपास हमको इन्वेस्ट करना है। हाँ ठीक है। तो ये तीनों फंड के लेके चलो, या फिर दो फंड को रखना है, या कोई और फंड ऐसा जो उसमें मुझे ऐड करना हो? चलिए बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। मुझे ज्यादा ऐड करने का मन नहीं है, मैं 1 से 2 ही ज्यादा फंड बहुत है मेरे लिए, 1 से 2 फंड ही। चलिए, अच्छा है, बहुत कम दर्शकों को ये समझ होती है कि कम फंड्स हो उतने में आप चला लेंगे। बहरहाल फंड्स आपने जो चुने हैं कैटेगरी फंड हाउसेस वाइज तो ठीक है, लेकिन हेमंत सर बताइए, 2 स्मॉल कैप है अब इनके पास, एक निपॉन का भी स्मॉल कैप है, तो किस में से निकलें या दोनों में बने रहें और एक लार्ज कैप ऐड कर लें, साथ में एक मिड कैप भी इनके पास है जो कि ठीक ठाक है? बताइएगा जी कविता, अगर इनके टारगेट की बात करते हैं पहले, तो उन्होंने कहा कि 1 करोड़ का शायद इनको कॉर्पस की रिक्वायरमेंट है, 15 साल का इनके पास समय है। तो अगर हम 12% की एनुअलाइज रिटर्न एज्यूम करके चलते हैं तो करीब करीब 20,000 का उनको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो ये तो होगा कि किस तरीके से अपने वो लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अभी अगर हम इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की बात करें तो जैसा उन्होंने कहा, इनके पास क्वांट स्मॉल कैप है जिसमें 4,000 इन्वेस्टमेंट है, और फिर मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है जिसमें 3,000 है, और अभी इन्होंने एक और स्मॉल कैप ऐड किया, निपॉन स्मॉल कैप, जहाँ पे 2,000 इन्वेस्टमेंट है। तो अगर मैं इनके पोर्टफोलियो को अभी एनालाइज करता हूँ तो 2/3 जो पैसा है वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि वो स्मॉल कैप में है, और फिर बाकी जो पैसा है वो मिड कैप में है। मुझे लगता है पोर्टफोलियो में काफी एग्रेशन है राइट नाउ, अनलेस एंड अनटिल ये बाकी जो पैसा है, जैसा हमने कहा कि 20,000 की जरूरत है, वो बाकी इन्वेस्ट कर सके। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ अमाउंट वो ऐड कर सकते हैं, और जैसा आपने भी बिल्कुल सही कहा, इस पोर्टफोलियो में क्या मिसिंग है, वो लार्ज कैप मिसिंग है। तो डेफिनेटली एक लार्ज कैप पोर्टफोलियो तो होना ही चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इनके पास ऑलरेडी स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स हैं। तो वहां पे ये निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड के बारे में हमने
थोड़ी देर पहले भी बात की, वो शामिल कर सकते हैं। दो स्मॉल कैप फंड रखने की जरूरत नहीं मुझे लगता है। अगर ये सेम एलोकेशन बना के रखना चाहते हैं, निपुण में जैसा कहा, क्वांट में जैसा इन्होंने कहा, हमने थोड़ी देर पहले भी बात की उन फंड्स के बारे में कि अभी तक एज ऑफ नाउ कुछ क्लैरिटी नहीं है वहां पे। तो बहुत जल्दबाजी में मुझे लगता नहीं किसी इन्वेस्टर को डिसीजन लेना चाहिए जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती है एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ है, क्या वाकई में ऐसी कुछ चीज है जो हमें कंसर्न करने की जरूरत है। तब तक आप मे भी लगता है वेट कर दीजिए, बट उसके बाद फिर थोड़ा सा आप डिसाइड कीजिए, एक फंड को रख लीजिए, दो स्मॉल कैप फंड मुझे लगता नहीं। और एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 6,000 अभी के हिसाब से ज्यादा है, बट अनलेस आप इसको 20,000 तक लेके जाए तो फिर जैसे एक लार्ज कैप फंड ने कहा, फिर एक लार्ज एंड मिड कैप फंड देख सकते हैं आप। उस समय पे अभी की बात करूं तो जैसे HDFC लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, ये अच्छे फंड्स हैं। तो मुझे लगता है दो कैटेगरी ऑफ फंड्स आपके पोर्टफोलियो में शामिल होने चाहिए, एक लार्ज कैप और एक लार्ज एंड मिड कैप, डिपेंडिंग ऑन किस समय पे आप अपना एलोकेशन जो है बढ़ाना चाहते हैं। चलिए, तो ये आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन का ख्याल रखना होगा। शहबाज, और कोई सवाल पूछना है आपको हेमंत जी से? मैं हमसे ये पूछना था कि लार्ज कैप फंड जो रखना है तो मोतीलाल का तो मेरे पास पहले से ही है, तो फिर दोनों एक ही AMC हो जाएगा ना? आपके पास मिड कैप है ना मोतीलाल का? हाँ, मोतीलाल का मिड कैप है। तो लार्ज कैप यहाँ पर आपको निपॉन का बताया जा रहा है, HDFC और निप्पॉन का एक स्मॉल भी है। हाँ, तो उसका एक लार्ज कैप बताया जा रहा है। निप्पॉन का ही मतलब एक लार्ज और रख लो। हाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवीण खान हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार नमस्कार। जी, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स हमें दी हैं सर। SBI का लार्ज एंड मिड कैप है, SBI का ब्लू चिप है जिसमें आपने SIP शुरू कर रखी है और कुल मिला के 2,000 रुपये आप डाल रहे हैं और 50 लाख रुपए 10 साल में आपको चाहिए। जी, तो नए कुछ फंड भी मेरे को चाहिए थे कि अगर कोई नए फंड मेरे को सुझाए तो मैं उसमें और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कितना इन्वेस्ट करेंगे सर? अभी और मैं 10,000 की SIP कर सकता हूँ। चलिए, तो और 8,000 रुपये आप डाल सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, वो भी 10 साल के लिए होगा? जी जी, 10 साल के लिए। चलिए ठीक है। दो फंड्स आपने अभी जो इन्वेस्ट किए हैं वो सलाह किसने दी है आपको? मेरे को बैंक में गया था तो उनके एडवाइजर ने बताया था मेरे को, मेरे बैंक से। चलिए ठीक है। उसके अलावा आप ये फंड्स को ट्रैक कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस? जी जी, ट्रैक कर रहा हूँ। ओके, ऑलराइट। हेमंत सर, और 8,000 रुपये इनको डालने हैं 10 साल के लिए। देखिए कविता, अगेन इन्होंने कहा इनका जो टारगेट है वो 50 लाख है और करीब 10 साल का समय है इनके पास। तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होनी चाहिए वो 20,000 होनी चाहिए। अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो 2,000 है। उन्होंने कहा कि और बढ़ा सकते हैं वहां पे। मुझे लगता है क्योंकि इस समय पे इनको अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ानी है, तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सा रिवैम्प करेंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट उनके पास है अभी SBI ब्लू चिप और SBI लार्ज एंड मिड, मुझे लगता है दोनों की कैटेगरी में बेहतर फंड है। कुछ फंड तो हमने ऑलरेडी बात की, जैसे लार्ज कैप में निपुण लार्ज कैप की बात की, लार्ज एंड मिड में हमने HDFC लार्ज एंड मिड की बात की, तो मुझे लगता है वो बेहतर ऑप्शन है। कुल मिला के जैसा मैंने कहा कि इनको 20,000 की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि अभी इनके पास उतना पैसा नहीं है। तो जैसे मैंने पहले भी एक क्वेरी के आंसर में कहा था कि आप जितना भी अमाउंट बढ़ा सकते हैं वो बढ़ा दीजिए अभी, बट आई थिंक पोर्टफोलियो में थोड़े ये दोनों फंड्स को बदलाव करने की जरूरत है मुझे, क्योंकि अभी इनके पास समय है। बदलाव करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इनको फायदा होगा। तो अभी अगर दो फंड इनको देखने हैं, हालांकि अगर अभी इनको पूरा पोर्टफोलियो बनाना तो 4 फंड ले सकते हैं, जहाँ पे हर फंड में 5-5 हजार की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर वो नहीं है तो फिर मे बी एक मल्टी कैप फंड लीजिए, कोटक मल्टी कैप। जैसा मैंने पहले भी कहा कि उसमें तीनों सेगमेंट की आपको एक्सपोजर मिलेगी, और एक लार्ज एंड मिड कैप में HDFC लार्ज एंड मिड। तो जितना भी अमाउंट है उनका 50-50% जो है इन दोनों फंड में लगा दीजिए। और जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना चाहें, अपनी क्वेरी अगर फिर से भेजें तो हम आपको बता सकते हैं कि एग्जैक्टली वो पैसा आपको कहाँ लगा। ऑलराइट, यहाँ पे आपको कुछ मल्टी कैप और कुछ और फंड सजेस्ट किए हुए हैं जो शायद आपको कंसिडर करने हो आपके 8,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के लिए। प्रवीण खान जी, आपको और कुछ पूछना है? मेरे को ये अभी जो मेरी चल रही है SIP वो कंटिन्यू करनी है या फिर इसमें शिफ्ट होना है मैंने, कोटक मल्टी कैप और HDFC लार्ज कैप में? इसमें आपको शायद शिफ्ट होने की सलाह दी जा रही है हेमंत सर। कविता, वही मैंने कहा कि दोनों हाँ। के दोनों फंड्स हैं उस कैटेगरी में बेटर फंड्स हैं। और क्योंकि अभी हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो मुझे लगता है ये सही समय है कि जो बदलाव करने चाहिए वो अभी कर।
तो आपको फिलहाल इनमें स्विच करने की सलाह दी जा रही है। कोटक मल्टी कैप, HDFC लार्ज एंड मिड कैप, HSBC फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, और 5,000 रुपये आप जो है इसमें डिवाइड कर सकते हैं। हेमंत सर, जो पुराने इन्वेस्टमेंट थे जिन फंड्स में, उनमें से पैसे, चलिए यहाँ पर बातचीत नहीं हो पा रही, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, लेकिन वक्त भी हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। और ब्रेक पर हम जाएं उससे पहले एक व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा, अपने सवाल आप वहाँ पर हम तक पहुँचा सकते हैं। और साथ ही क्योंकि यूट्यूब पे हमें देखते हैं तो कमेंट बॉक्स पे भी हित का सवाल मैं लूँगी हेमंत सर। और ये जो है इन्होंने अपनी SIP शुरू कर रखी है 70,000 रुपये की। इनके पास मिरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, महिंद्रा मैन्युलाइफ का मल्टी कैप है, ICICI प्रू ब्लू चिप है, ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट, क्वांट का मिड कैप है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है। और बाकी 10 से 13 साल तक इन्वेस्टमेंट जो है इन्होंने इस पोर्टफोलियो में करनी है। और टोटल 10,000 ईच है, यानी 70,000 कुल मिला के इनकी SIP अमाउंट है। आपको आवाज़ आ रही है हेमंत सर? चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ तकनीकी दिक्कत है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ तक मोहित हमारे दर्शक के सवाल की बात है, इन्होंने ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में हेमंत सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, मोहित का सवाल लिया है हम लोगों ने, यूट्यूब के दर्शक हैं, 7 फंड्स में निवेश किया हुआ है, डिटेल्स आपके पास होगी। और 70,000 की SIP कर रहे हैं, 10 से 15 साल का इनका टाइम होराइजन है। हाँ जी, आई थिंक अगर मैं इनके पोर्टफोलियो को एनालाइज करूं, 10 से 15 साल का समय है, तो ऑब्वियसली प्रीडोमिनेटली इक्विटी का जो पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल सही है। एग्जिस्टिंग फंड में जो मुझे लगता है फंड ये कंटिन्यू कर सकते हैं वो है ICICI ब्लू चिप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, जहाँ पे दोनों में 10-10 हजार की इन्वेस्टमेंट है। कुछ मुझे लगता है पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत है, कुछ रीएलोकेशन की जरूरत है। तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में जैसे 10,000 है तो उसको बढ़ा के 15,000 कर सकते हैं आप। ICICI इक्विटी एंड डेट यूजुअली मुझे लगता है 10 साल के समय के लिए एक हाइब्रिड फंड उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है, बट क्योंकि ये फंड काफी अच्छा है, अगर आप ये चाहें तो उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी फंड की जगह में 2 फंड अगर ये ऐड करें, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैलेंसिंग की जरूरत है, ताकि डिफरेंट सेगमेंट पे 15,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कोटक मल्टी कैप, और एक मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड जो मुझे लगता है पोर्टफोलियो में मिसिंग है, जिसमें 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के 70,000 की इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करें। थोड़े से बदलाव की जरूरत है, बट यूजुअली जैसा मैंने कहा कि इनका जो टाइम होराइजन है उसके हिसाब से इक्विटी रिलेटेड पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपक यादव का मैं सवाल लेती हूँ। और इन्होंने 4 साल पहले अपनी SIP जो है वो शुरू की है। 3.5 करोड़ रुपए इनको चाहिए 15 साल में। और अपने इन्वेस्टमेंट्स में इनके पास HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड है 2,000 रुपये हर महीना, DSP मिड कैप 3,000 रुपये हर महीना, UTI फ्लेक्सी कैप डाल रहे हैं 3,000 रुपये, HSBC मिड कैप 1,000 रुपये, महिंद्रा मैन्युलाइफ फोकस फंड इनके पास है और इसमें 25,000 रुपये का इनके पास लमसम है। तो फिलहाल जो इनके पास है 15 साल का इन्होंने टाइम होराइजन रखा है, लेकिन 5 साल इसको और बढ़ा भी सकते हैं हेमंत सर। जी कविता, अगर हम इनके जैसा उन्होंने कहा कि 5 साल तक और टाइम होराइजन बढ़ा सकते हैं, तो अगर हम ये 20 साल का समय मान के चलें, तो अभी जो इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है वो 9,000 की इन्वेस्टमेंट है। अगर वो इनका जो टारगेट है 3.5 करोड़, उसके सामने अगर हम देखें तो करीब करीब 1 करोड़ 40 लाख का कॉर्पस ये बना पाएंगे। उससे पूरा टारगेट तक पहुंचने के लिए डेफिनेटली उनको अपनी SIP को 20,000 रुपये से बढ़ाना होगा यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि जैसे अगर एग्जिस्टिंग फंड की भी बात करूं मैं फिलहाल, क्योंकि 20,000 जब भी वो बढ़ाएं तो उस समय पे हम एलोकेशन दे सकते हैं उनको, पर इनको कोशिश यही करनी है कि जितना जल्दी हो सके उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाएं। तो एग्जिस्टिंग फंड जो है उसके अंदर 2 फंड है, जैसे HDFC रिटायरमेंट फंड जहाँ पे 2,000 का इन्वेस्टमेंट है, और एक है HSBC मिड कैप 1,000, उसको ये कंटिन्यू कर सकते हैं। पर उसके अलावा बाकी जो 6,000 है, वो जैसे मैंने पहले भी एक कहा कि एक मल्टी कैप फंड और एक लार्ज एंड मिड कैप होना बहुत ही जरूरी है, स्पेशली जब आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, और स्पेशली इसलिए क्योंकि दोनों के अंदर एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और विद इन इक्विटी एलोकेशन जो है वो इतना डिसिप्लिन है कि वे दोनों कैटेगरी किसी भी इन्वेस्टर के, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उनके पोर्टफोलियो का एक कोर हिस्सा होना चाहिए। तो उसमें कोटक मल्टी कैप 3,000 और HDFC लार्ज एंड मिड कैप 3,000, ये 2 इन्वेस्टमेंट करें। इस तरीके से जो इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है वो होगी,
और 20,000 जैसा मैंने कहा उनके पास समय है, जब भी वो बढ़ाएं डेफिनेटली अगर वो वापस आए तो हम उनको बता पाएंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से बढ़ाएंगे, एक साथ बढ़ाएंगे या धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, तो उनकी एलोकेशन उस हिसाब से होगी। बट मुझे लगता है अब जो इनका पोर्टफोलियो बना है उसमें ही इनको ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मुझे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 10-15,000 रुपीज उनको अपनी फंड्स को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सूरज सिंह का सवाल हम लेते हैं और ये कह रहे हैं कि इनके पास है निपॉन का स्मॉल कैप भी है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप भी है, और किस फंड में से निकलना चाहिए और कौन से फंड डालने चाहिए, इस पर इनको सलाह चाहिए। और 25 साल के लिए करना चाहते हैं, 40 लाख रुपए चाहिए 25 साल के बाद, और कैसे ये हासिल होंगे, कितनी टॉपअप करनी होगी अपनी SIP हर साल इस लक्ष्य को पाने के लिए, ये भी जानना चाहते हैं। देखिए कविता, इनकी जो अभी जो SIP है वो 1700, इनको दो ऑप्शन देता हूँ। अगर 40 लाख है तो 500 रुपीज से बढ़ानी है, और अगर 50 लाख है तो उनको 800 रुपीज से अपनी SIP बढ़ानी, यानी कुल मिला के 2500 की SIP करनी है। छोटे छोटे अमाउंट में इन्होंने इन्वेस्ट किया, ऑब्वियसली जितनी उनकी रकम है उसके हिसाब से, बट थोड़ा सा अगर एलोकेशन बदलेंगे तो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा। जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000 है, और फिर इनके पास एक जो DSP का जो फंड है जिसमें 100 रुपीज इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको बंद करके इसी फंड में वो ऐड कर दें, जो कुल मिला के 1100 की इन्वेस्टमेंट जो है वो होगी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर। निपॉन स्मॉल कैप में 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जो इक्विटी एंड डेट फंड है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो इतने लंबे समय के लिए, हालांकि वो बहुत अच्छा फंड है, लेकिन वो इतने लंबे अरसे के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वो एलोकेशन सही नहीं है। प्योर इक्विटी में जाएंगे तो आपको रिटर्न अच्छी मिलेगी, और क्योंकि इनके पास 25 साल का समय है तो मैं चाहूंगा कि वो जो 500 रुपए की SIP है जो इक्विटी एंड डेट फंड की है वो यहाँ पे ऐड करें, तो कुल मिला के करीब 600 रुपीज की SIP इनकी होगी निपॉन स्मॉल कैप में। एक फंड निपॉन मिड कैप फंड जो मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो सकता है वो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। अब अगर वो 500 रुपीज से बढ़ाते हैं तो 500 रुपीज कर सकते हैं, अगर वो 800 रुपीज से अपनी SIP बढ़ा दें तो उतना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के 3 फंड होंगे इनके पास, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। अगेन अगर थोड़ा सा पैसा और बढ़ाएंगे, 800 रुपए कर देंगे तो 50 लाख तक पहुंच पाएंगे। चलिए इसी के साथ सवालों के सिलसिले को यहीं थामते हैं। हेमंत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब आज दिए दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। और इसी के साथ हम भी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले WhatsApp नंबर नोट डाउन कर लीजिए, और साथ ही YouTube पर देख रहे हैं तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।